हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये चूँकि प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है ना। और मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए आप सबों से आग्रह है कि ये जो प्रैक्टिस सेशन है उसे लगातार वॉच करें, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेशन, है ना। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो संबंधित है। पहला सवाल है, किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन है। ए अनुबंधन, बी उसके सहपाठी, सी भाषा का माध्यम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अनुबंधन, ठीक है। बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन क्या है? वो है अनुबंधन। दूसरा सवाल, किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कारक नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, द्विभाषावाद, अच्छा स्वास्थ्य या बुद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अच्छा स्वास्थ्य। ये भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक में से नहीं है। और बाकी भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से ये सभी हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति, द्विभाषावाद और बुद्धि, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरे नंबर में आते हैं, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, ये कथन किनका है? अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, ये कथन है रेबर्न महोदय का। किसका है? रेबर्न महोदय का। इसे रट्टा मार लेंगे, याद कर लेंगे। निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है? देखिए, आपको इस तरह से साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित पूछे जा सकते हैं कि रूप नहीं है। नहीं में से आपको अवकारण नहीं है, आराम से सोचना है ना। ए रोना, बी आकलन, सी हाव भाव और डी बल बनाना, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आकलन। कह रहा है निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है? तो प्रारंभिक रूप जो है आकलन, ये नहीं है। बाकी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप रोना, हाव भाव, बलबलाना, ये सभी है। स्टार्टिंग में बच्चे इस तरह से करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा? कक्षा का अनुशासन बना रहता है, छात्रों को यह पद्धति पसंद नहीं होती है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा कि छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, ठीक है। लगातार जो है अगर हम लोग प्रश्न पूछते रहेंगे बच्चों को, तो उससे क्या होगा कि छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, छठा नंबर। आप अपनी कक्षा के बच्चों के भावों और विचारों का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम साधन होगा, ठीक है। आप अपनी कक्षा के बच्चों के भावों और विचारों का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है सर्वोत्तम साधन क्या होगा? बच्चों के शारीरिक विकास की तुलना करना, बच्चों के भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना, अपने विषय में बच्चों की ज्ञानात्मक जांच करना, बच्चों के अभिभावकों की शैक्षणिक योग्यता की जांच करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों के भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सातवां नंबर। याद करते जाइएगा, ये सब जो क्वेश्चन है या जो कथन है ना, उन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे कथन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, है ना। बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है? फिर से, बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है स्पाइकर तथा इरविन का है,
इसे याद कर लेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष नहीं है? फिर से देखिए, नहीं है सवाल पूछ रहा है। निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष नहीं है? ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण होना, ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना, ध्वनि के प्रतिस्थापन का न होना, ध्वनि में पुनरावृत्ति न होना। तो इसका सही जवाब होगा ध्वनि के प्रतिस्थापन का न होना, है ना। ये भाषा दोष नहीं है। बाकी सभी भाषाई दोष है। गौर से देखिए, ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण होना भाषाई दोष है, ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना भाषाई दोष है, ध्वनि में पुनरावृत्ति होना भाषाई दोष है, लेकिन ध्वनि के प्रतिस्थापन का न होना ये भाषाई दोष में नहीं आता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। कौन सा सर्वश्रेष्ठ चिंतन है? कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्ययात्मक चिंतन या तार्किक चिंतन। ठीक है, तो इसमें से सही जवाब होगा तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन जो है किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन होता है, क्योंकि तर्क करने की क्षमता है ना, तर्क करने की क्षमता जो होती है वो एक विशिष्ट लक्षण को दर्शाता है ना। इसलिए ये तार्किक चिंतन जो है सर्वश्रेष्ठ चिंतन होता है। 10वां नंबर, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? मतलब कितने आयु तक तर्क करने की क्षमता नहीं होती है, उसके बाद उसमें तर्क करने की क्षमता आती जाती है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ए 7 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष या डी 14 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 7 वर्ष। 7 वर्ष तक जो है तार्किकता का अभाव होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वें नंबर में, किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की, सामान्यीकरण की, आत्मकेंद्रीकरण की या जीववाद की? तो इसका सही जवाब होगा तर्क की। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा उसके अंदर तर्क करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। अगले प्रश्न की ओर। किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है? समस्या समाधान हेतु, निर्णय लेने की भावना, वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने हेतु या उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण हैं, है ना, चिंतन के। इसलिए यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है ना? जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद या 15 वर्ष की आयु के बाद। देखिए, 2 वर्ष की आयु के बाद जो है वो बालक चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, और 7 वर्ष की आयु के बाद उसकी तर्क क्षमता में वृद्धि होती चली जाती है। समझ आ रही बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। एक देखिए फिर कथन आ गया, इसको याद करने की जरूरत है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। कथन किसका है? ए जीन पियाजे, बी क्रो और क्रो, सी हरलॉक या डी स्किनर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क्रो और क्रो, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है, क्या होता है? फिर से प्रश्न समझिए। बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है।
ए तार्किक चिंतन, बी प्रत्ययात्मक चिंतन, सी प्रत्यक्षात्मक चिंतन या डी कल्पनात्मक चिंतन। तो इसका सही जवाब होगा प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ वो देखता है उसी के विषय में वो चिंतन करता है। इसलिए ये किस प्रकार का चिंतन है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? देखिए फिर नहीं है वाला सवाल है। निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? ए चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, चिंतन तर्क प्रधान होता है, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है, चिंतन कल्पना से अधिक चेतन होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चिंतन की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे नहीं है थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। ये गलत बात है। चिंतन के लिए समस्या का होना जरूरी है ना, होना जरूरी है। अगर समस्या नहीं होगा तो किसके संबंध में वो चिंतन करेगा? यानी ये जो लिखा हुआ है, ये जो विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो ये गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। माध्यमिक कक्षाओं में एक अध्यापक छात्रों में चिंतन का विकास कर सकता है। छात्रों की समस्याओं का समाधान करके, तर्क और वाद विवाद की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, छात्रों की रुचियों का विकास करके या डी उपरोक्त सभी करके। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी प्रक्रियाएं अपना करके जो है कक्षा में जो है छात्रों में चिंतन का विकास किया जा सकता है। ठीक है, 18 नंबर, चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रिया है। चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रिया है, क्या है? कल्पना, अनुमान, स्मृति या ये सभी। तो इसमें से जो है ये सभी जो है मानसिक प्रतिक्रिया है। चिंतन में जो मानसिक प्रतिक्रिया सम्मिलित होते हैं ये सभी होते हैं कल्पना, अनुमान, स्मृति। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का लगातार हम लोग प्रैक्टिस जारी रखेंगे, है ना। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लगातार प्रैक्टिस मैं करवाता रहूँगा, है ना, तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।